बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि अचानक से नेपाल ने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन क्यों कर दिया है और खास करके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनको ज़्यादातर जो अमेरिका से कनेक्शन रखते हैं। आखिरकार नेपाल में क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या नेपाल और अमेरिका में किसी तरह की टेंशन है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल को लेकर भारत ने भी एक बड़ा फैसला किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं नेपाल, ये देश भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाइना के लिए भी महत्वपूर्ण है और आज के समय में यहाँ पर एंट्री हो रही है अमेरिका की भी। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अमेरिका लगातार नेपाल से संबंधों को बढ़ा रहा है और ये माना जा रहा है कि नेपाल में चाइना के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका ये सारी चीजें कर रहा है। वैसे इस बार जब एससीओ संगठन की मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में ओली अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे। ओली ने शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करी और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मुलाकात करी। वीडियो में आप देख सकते हैं। ओली को माना जाता है चाइना के खेमे वाला प्रधानमंत्री, यानी कि चाइना की तरफ झुकाव रखने वाला प्रधानमंत्री। हालांकि ओली ने कई मौकों पर ये साबित भी किया है, पर इसी बीच ना अचानक से खबर आती है कि करीब 2 दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं। ये लेटर नेपाल के दूरसंचार प्राधिकरण के तरफ से आया और इस लेटर में जो नाम है वो है फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वीचैट, क्योरा, टम्बलर और क्लब हाउस वगैरह वगैरह। यहाँ पर वीके, लाइन, IMO, जालो, SOUL ये भी है। करीब 24-25 ऐसे हैं जिनको बैन किया गया और उसके बाद से लोग सोच में पड़ गए क्यों बैन किया गया। एक तो बहुत सारे क्रिएटर भी हैं, साथ ही साथ चूँकि ज़्यादातर नेपाली आबादी नेपाल के बाहर ही रहती है काम के लिए या पढ़ाई के लिए, तो उनका जो स्रोत होता है वो रिमिटेंस होता है और ज़्यादातर नेपाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार क्यों बंद किया गया। हलचल सी मचने लगी तो इन्होंने कहा कि चूंकि हमने काफ़ी पहले एक नियम पास किया था और हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला था कि आप सभी रजिस्टर कर लें, सिर्फ रजिस्टर ही ना कर लें बल्कि आप सभी अपने अपने एक अफसर की भी तैनाती करें, जिन अफसर की जवाबदेही बनेगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या जाता है, क्यों जाता है और क्या कोई गलत सामग्री जाती है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। वैसे तो सुनने से ये आम सी बात लग रही है, यहाँ तक कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फैसला सही ही है, ये फैसला गलत नहीं है। वहीं सरकार ने जारी कर दिया आदेश कि जिन जिन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन सब को फिलहाल बैन किया जाए। अब धीरे धीरे बैन होना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 2-3 दिन और लगेंगे जिसमें सारे ही बंद हो जाएंगे, ये काम करना बंद कर देंगे। अभी कुछ एक काम कर रहा है कथित तौर पर, लेकिन अब इसमें 2 तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली बात कि टिकटॉक कैसे बच गया, टिकटॉक के ऊपर तो नहीं लगा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक और कुछ चीनी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं। उसके पीछे कारण ये बताया गया कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और यही वजह है कि यहाँ पर वो अभी आराम से चल रहे हैं, वो रुके हुए नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ठीक वही वाला फॉर्मूला अपनाया नेपाल की नई सरकार ने जो पहले पुष्प कमल दहल सरकार की तरफ फैसला लिया गया था नवंबर 2023 में, जब पुष्प कमल दहल सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था और अंत में ये प्रतिबंध अगस्त 2024 में हटाया गया जब टिकटॉक ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन किया। उस समय सरकार ने तर्क दिया था कि टिकटॉक का उपयोग अनुचित सामग्री और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। इस घटना के बाद नियम बनने की बात आ गई और नेपाल ने कहा कि नहीं, हम इन मामले में कठोर नियम अपनाएंगे। खैर, अब यहाँ पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ये सारा जो है ना, ये सारा तरीका है। चूंकि हाल फिलहाल में नेपाल के अंदर राजतंत्र की मांग होने लगी,
बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए और नेपाली सरकार ने फिर उन मांगों को किसी तरीके से दबाया है। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बन रहा है, इस वजह से भी नेपाली सरकार इसे रेगुलेट करना चाहती है कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोगों को उसी हिसाब से हैंडल भी किया जा सके। हालांकि अभी के लिए माना जा रहा है कि कुछ समय के लिए तो ये बंद जरूर रहेंगे। अब ये आगे कोर्ट में अपील जाती है या फिर जो कंपनियां हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके बाद ये सारी समस्याएं हल होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है नेपाल और अमेरिका के बीच में क्या संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि एससीओ मीटिंग के दौरान ये देखने को मिला था कि ओली मिले थे शी जिनपिंग से। हालांकि कहा गया शी जिनपिंग से जब बातचीत हुई तो ओली ने कथित तौर पर ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम का समर्थन किया, लेकिन बाद में उनके जो विदेश मंत्री थे कथित तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, ओली के द्वारा ऐसे किसी भी चीज का समर्थन नहीं किया गया है, सिर्फ ग्लोबल बिजनेस का समर्थन किया गया है। अब क्या है ये ग्लोबल सिक्योरिटी? चाइना दरअसल नाटो जैसा संस्था बनाना चाहता था और इसके लिए उसने एक इनिशिएटिव लाया था, जिस इनिशिएटिव को ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI कहा जाता है। लेकिन क्लियर किया नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का समर्थन किया गया है, ना कि GSI का। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका धीरे धीरे यहां पर अपने पैर पसार ही रहा है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देख रहे हैं आप, ये अमेरिका के राजभवन के तरफ से भी आई है और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल की तरफ से भी आई है। दरअसल अमेरिका ने 4 सितंबर को नेपाली सेना को 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग अनुदान के तहत 2 M28 स्काई ट्रक सौंपे हैं और इस डिलीवरी के साथ नेपाल सेना के पास अब 5 स्काई ट्रक हैं। आखिर क्या है ये, वैसे आपको बता दूं, ये स्काई ट्रक साल 2019 में 2 अमेरिका के द्वारा दिया गया था और एक नेपाल ने सीधे खरीदा था। ये विमान लॉकहीड मार्टिन की सहायक कंपनी PGDL के द्वारा बनाया गया है, जो नेपाल के दुर्गम और उबड़ खाबड़ हवाई पट्टियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इनमें कम दूरी के उड़ान भरने और उतरने की क्षमता है। दरअसल ये एक एयर एम्बुलेंस के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा अचानक से अगर कोई मेडिकल जरूरत पड़ती है या स्ट्रेचर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ये किया जा सकता है। अब इसे अमेरिका अनुदान के तहत क्यों कर रहा है, जबकि ज्यादातर फंडिंग और मदद अमेरिका ने बंद कर रखी है? तो पहली बात तो ये पहले से ही प्रस्तावित है और दूसरी बात ये कि अमेरिका यहाँ चाइना को काउंटर करना चाहता है। खैर, अब ये जो एशिया का मामला है बहुत ही ज्यादा रोचक बन गया है। अभी ओली भी आने वाले हैं भारत, फिलहाल इस महीने तो नहीं, अब देखना होगा किस महीने तक, और आगे का सीन बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।